क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? देखो नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन देखो पिछले क्लास में बताया था कि अगर मूविंग चार्ज है उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर उस मूविंग चार्ज को किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में रखे, किसी और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? दो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एक जो चार्ज के चलते प्रोड्यूस हो रहा है वो, और एक जहां रखा हुआ है उसके चलते। दोनों क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा, और इंटरफेरेंस के चलते फोर्स लगेगा। वही फोर्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो मान लो एक चार्ज है क्यू जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको b से रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रही बात समझ में? एक चार्ज है, v वेलोसिटी है, और इस रीजन में ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके चलते प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ये क्या है? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जहां पे ये चार्ज मूव कर रहा है। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? अगर स्केलर फॉर्म देखोगे फोर्स का, एफ जो होता है एफ बी, वो होगा क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगेन स्केलर फॉर्म से काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। बी क्रॉस बी वेक्टर, ये डायरेक्शन भी देगा और मैग्नीट्यूड भी देगा। वेलोसिटी और फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से फोर्स आ रहा है, इसका मतलब जो भी यहाँ से फोर्स आता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। अब देखो ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो क्या उसके चलते वेलोसिटी चेंज होगा? ये जो फोर्स है, फोर्स जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, वो फोर्स इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो उसके चलते वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं? नहीं होगा। वेलोसिटी चेंज होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करके, या फिर डायरेक्शन चेंज करके, या फिर दोनों चेंज करके। यहाँ पे क्या है ना कि अगर वेलोसिटी इधर है तो जो ये फोर्स आएगा इधर की तरफ लगेगा एफ बी। ठीक है, आ रही बात समझ में? और मे बी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो सकता है। तो ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, वो इस फोर्स के चलते चेंज नहीं होगा। इस फोर्स के चलते मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। आ रही बात समझ में? पहले अभी इधर की तरफ चल रहा था, कुछ देर बाद देखोगे तो ये पॉइंट चार्ज इधर की तरफ वी वेलोसिटी से जा रहा होगा। ठीक है, मतलब ये मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिखना नीचे इसमें लिख लो, ड्यू टू दिस फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी
ड्यू टू दिस फोर्स magnitude of velocity is not affected. Due to this force magnitude of velocity is not affected whereas 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 its direction whereas its direction changes continuously. Whereas its direction changes continuously. डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगा. नोट में एक और चीज लिखना. When both magnetic field and electric field are present, then force on a moving charge is given as देखो ये जो कंपोनेंट है ये किसके चलते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हैं. अगर बस इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इतना फोर्स लगता. बस अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो Q इंटू वी क्रॉस पी लगता. अगर दोनों है तो ये भी आएगा ये भी आएगा. Q कॉमन कर सकते हो तो E इंटू सॉरी E प्लस वी क्रॉस बी के बराबर होगा. ठीक है. और इसको एक स्पेशल नाम दिया गया. इसको क्या बोलते हैं. लॉरेंस फोर्स बोलते हैं. लॉरेंस फोर्स कब जीरो हो सकता है. चार्ज भी हो, पार्टिकल मूव भी कर रहा हो, वेलोसिटी पार्टिकल मूव भी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है. सारी चीजें है लेकिन फिर भी लॉरेंस फोर्स जीरो है. इसका मतलब क्या है. चार्ज भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वेलोसिटी भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है लेकिन फिर भी लॉरेंस फोर्स जीरो आ रहा. क्यों हो सकता है ऐसा. हाँ पुट करके देख सकते हो कि इफ वी क्रॉस बी नहीं फिर भी तो ये कंपोनेंट बचेगा ना. अगर वी क्रॉस बी जीरो हो गया फिर भी ये कंपोनेंट बचेगा. तो अगर इसको इस पूरे को जीरो करना है तो ये कब पॉसिबल है. हाँ इफ एफ इज इक्वल टू जीरो या मतलब लॉरेंस फोर्स इज जीरो देन वी क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर. अगर ऐसा होगा तो हो सकता है. अगर वी क्रॉस बी ई के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, रिवर्स डायरेक्शन में आ जाए तो ऐसे केस में लॉरेंस फोर्स कितना होगा. जीरो हो सकता है. नेक्स्ट लिखो स्पेशल केस.
देखो जब थीटा 90 के बराबर हो जाए, थीटा 90 के बराबर हो जाए, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कितने के बराबर होगा, QVB के बराबर होगा। मतलब जैसे अगर V इधर है, V इधर है, B वेक्टर इधर है, तो इन दोनों में एंगल कितने का, 90 डिग्री का। ठीक है, तो जो फोर्स है, फोर्स किधर लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन बताओ, किधर की तरफ। हम्म इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या तो बाहर की तरफ हो सकता है फोर्स, या फिर अंदर की तरफ हो सकता है। तो वो पता कैसे करोगे, बाहर होगा कि अंदर होगा, V क्रॉस बी से। क्योंकि जो जो भी डायरेक्शन है फोर्स का, वो कैसे होगा, V क्रॉस बी से पता चलेगा। V क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा जब चार्ज पॉजिटिव होगा, और V क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा जब चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो। हमारी बात समझ में। तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज V वेलोसिटी से इधर जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, दोनों में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो फिंगर जब कर्ल करोगे, थंब किधर आएगा, बाहर की तरफ। यानी जो भी फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो, अगर ये नेगेटिव होता तो फोर्स किधर लगता, फोर्स अंदर की तरफ लगता। अभी भी वही यूज करेंगे V क्रॉस बी, लेकिन जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा उसको रिवर्स कर देंगे नेगेटिव चार्ज के लिए। आ रही बात समझ में। या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन हो कि वेलोसिटी इधर हो, बी वेक्टर अंदर की तरफ हो, और ये चार्ज है, तब फोर्स किधर लगेगा, सोचो। बी चार्ज इधर मूव कर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ है, हाँ अंदर की तरफ है, तो फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे, बी पे हाथ रखेंगे और कर्ल करेंगे अंदर की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, अंदर की तरफ, इसके अकॉर्डिंग। तो अगर कर्ल करोगे, फोर्स किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ। यानी ये जो भी चार्ज है, इस पे फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है। और वैल्यू कितना होगा, वैल्यू होगा QVB साइन थीटा। और उसमें थीटा अगर 90 है, तो जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, QVB के बराबर होगा। ठीक है। इसमें लिखना, इन यूनिफॉर्म, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, in uniform magnetic field, in uniform magnetic field, moving charge particle, moving charge particle will retrace a circular path, moving charge particle will retrace a circular path, retrace a circular path, circular path, circular path where 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 necessary centripetal force, where necessary centripetal force, where necessary centripetal force is provided by, necessary centripetal force is provided by magnetic force, necessary centripetal force is provided by magnetic force acting on the particle, magnetic force acting on the particle. देखो ये एक रीजन है जहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अगर इसमें कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा। क्योंकि इस पे जो फोर्स कैलकुलेट करोगे ना, फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, ऊपर की तरफ। फोर्स इस पे इधर लग रहा है, FB, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, फोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसका डायरेक्शन चेंज करेगा। मान लो कुछ देर बाद देखोगे तो मुड़ के कहा चला जाएगा, v वेलोसिटी से इधर चल रहा होगा। फिर इस इंस्टेंट पे अगर देखोगे, इस इंस्टेंट पे अगर फिंगर कर्ल करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा,
इधर की तरफ होगा, अगेन डायरेक्शन चेंज होगा। और ऐसे करते करते ये जो पार्टिकल है ये एक सर्कल पे चलेगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पाथ होगा वो एक सर्कुलर पाथ होगा। और फोर्स जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि वो हमेशा किधर रहेगा, सेंटर की तरफ। एफ बी का जो डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा। तो यहाँ से हमें निकालना होता है रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। जो भी सर्कुलर पाथ यहाँ आ रहा है उसका रेडियस कितना होगा। ये बी बाहर भी हो सकता है, बस हमें बी और वेलोसिटी का एंगल 90 डिग्री रखना है। तो अगर वेलोसिटी इस प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड या तो अंदर की तरफ ले सकते हैं या फिर बाहर की तरफ ले सकते हैं। चलो देखते हैं। एफ बी जो होगा वो कितना होगा, एफ बी होगा क्यू वी बी। जो भी इस पे फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू कितना होगा, क्यू वी बी के बराबर होगा। और अभी हमने बोला कि ये जो एफ बी है यही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। एफ बी किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। और सेंट्रीपिटल फोर्स होता कितना, क्यू वी बी बराबर होना चाहिए एम वी स्क्वायर बाई आर के। और यही रेडियस निकालना है तुमको। तो यहाँ से रेडियस जो होगा आर, दैट विल बी एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं पी डिवाइडेड बाई क्यू बी। जब मोमेंटम देगा तो सीधे पी बाई क्यू बी कर देंगे, और जब मास और वेलोसिटी देगा तो एम वी बाई क्यू बी करेंगे। कभी कभी एनर्जी भी देता है, वो भी देख लेंगे कि अगर एनर्जी देगा तो कैसे सॉल्व करोगे। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताओ क्या होता है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई टू एम, यही होता है, उल्टा होता है ऐसे। ठीक है, तो यहां से जब पी कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2m के रूट ओवर। तो इसको उठा करके यहाँ रख सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में दिस विल बी 2m के डिवाइडेड बाई क्यू बी। यहाँ के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो जब काइनेटिक एनर्जी सवाल में दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, जब मोमेंटम दिया रहेगा तो ये यूज करोगे, और जब मास और वेलोसिटी दोनों अलग अलग देगा तो एम वी बाई क्यू बी यूज करेंगे। और ये क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इसको लिख सकते हो। ये किसका फॉर्मूला, रेडियस ऑफ ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ। टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट हेडिंग है टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। इसी टॉपिक में टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कितना होगा। क्योंकि अगर सर्कल पे चल रहा है तो कुछ ना कुछ उसका टाइम पीरियड होगा। मोशन को खुद दोबारा वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। देखो इतना तो सबको पता होगा कि टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ ओमेगा गिवन नहीं है, या तुम्हें वेलोसिटी गिवन है तो इसको वेलोसिटी के टर्म में अगर चेंज करोगे तो 2 पाई r बाई वी लिख सकते हो। क्योंकि ओमेगा क्या होता है, v/r। तो चेंज करोगे तो कुछ इस तरीके हो जाएगा। अभी तुमने यहाँ रेडियस कैलकुलेट करा, ये वाला जो इक्वेशन यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट करा, तो 2 पाई बाई वी
इनटू आर की जगह क्या लिखोगे, एम बी बाई क्यू बी, यानी जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। और ये जो भी टाइम पीरियड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। टाइम पीरियड के फॉर्मूला में कहीं भी वेलोसिटी नहीं आ रहा है, तो टाइम पीरियड के फॉर्मूला में अगर वेलोसिटी नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड कर रहा मैग्नेटिक फील्ड पे, चार्ज पे और पार्टिकल के मास पे। तो अगर टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो इतना दो चीज याद रखना है, रेडियस और टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी पूछेगा, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो, इसका इनवर्स जो होगा वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। सवाल लिखो। एन अल्फा पार्टिकल, एन अल्फा पार्टिकल, एन अल्फा पार्टिकल and a proton, an alpha particle and a proton is thrown is thrown in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field such that such that such that angle between such that angle between magnetic field and velocity, angle between magnetic field and velocity is pi by 2, is pi by 2, then find then find then find a ratio of then find a ratio of circular path then find a ratio of circular paths retraced by them circular path retraced by them। सोचो थोड़ा देर, बताते हैं। वन टू वन आ रहा है। अल्फा पार्टिकल पे और प्रोटॉन पे मास सेम होता है। चार्ज कितना होता है अल्फा पे? 2q। और मास 2q होता है कि 4m होता है कि 2m होता है? मास 2m होगा या 4m होगा? 4m। दादा 1:1 है सर। कितना?
1:1। 1:1 तुम्हारा भी आ रहा है, चेक करो एक बार फिर से। देखो तुम्हें यहाँ पे चाहिए क्या क्या, चार्ज चाहिए और मास चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस का रेशियो निकालना है। रेडियस का फॉर्मूला क्या आ रहा है, QB/MB/QB, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यहाँ जो भी चेंज होगा वो इस मास और इस क्यू के चलते होगा। तो अगर R1/R2 लिखोगे या RP/R अल्फा लिखोगे तो क्या आएगा, MP/M अल्फा, क्यू के इनवर्सली है, सो इसलिए Q अल्फा डिवाइडेड बाई QP, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन पे चार्ज Q है तो अल्फा पे कितना होगा, 2Q, और इसका मास अगर M ले रहा है तो अल्फा का मास कितना होगा, 4M होगा। 4M क्यों, क्योंकि दो प्रोटॉन है उसके पास और साथ ही साथ दो न्यूट्रॉन भी है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल के पास दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन भी होता है। अब मास से रिप्लेस करोगे तो कितना आएगा, मास ऑफ, यहाँ M लिख सकते हो, इधर 4M इंटू क्यू अल्फा कितना है, 2Q डिवाइडेड बाई Q, सिंप्लीफाई करोगे 1/2। और लिखना, an alpha particle, an alpha particle, an alpha particle is accelerated through, an alpha particle is accelerated through a potential difference of, through a potential difference of, through a potential difference of 10 volt, through a potential difference of 10 volt, and it is made to enter, and it is made to enter, it is made to enter a uniform magnetic field, is made to enter a uniform magnetic field of 5 Tesla, of 5 Tesla, such that, of 5 Tesla, such that angle between, angle between velocity vector, ऐसे लिख दो, v vector and b vector is pi/2. Then find, then find, then find radius of, then find radius of path retraced, then find radius of path retraced by this particle, by this particle.
कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? चलो देखो समझते हैं। जैसे ये जो भी अल्फा पार्टिकल है, इसको डेल्टा वी के अक्रॉस हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेलेरेट कर रहे हैं। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है? पोटेंशियल डिफरेंस बताना, 10 वी, 10 है। तो जब इसको यहाँ एक्सेलेरेट करोगे तो ये एनर्जी गेन कर लेगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। और काइनेटिक एनर्जी होगा कितना? क्यू इंटू डेल्टा वी। जो भी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा इस 10 वोल्ट के अक्रॉस अगर एक्सेलेरेट करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? क्यू इंटू डेल्टा वी। तो क्यू तुमको दिया, अल्फा पार्टिकल के लिए क्यू कितना होगा? 2e और इंटू 10। ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी हो गया 10e के बराबर। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? फॉर्मूला जो था √2m के डिवाइडेड बाई क्यूबी वाला। 2 इंटू मास ऑफ अल्फा इंटू 20 डिवाइडेड बाई चार्ज कितना रखोगे? फिर से चार्ज है 2e के बराबर, और b की जगह क्या रखोगे? 5। अगर एग्जाम में पूछेगा ऐसा तो मास ऑफ अल्फा दिया रहेगा और ई तुमको पता है, इसके अंदर √10 भी बचेगा इंटू 10। हो गया? लिखना व्हेन थीटा इज अदर देन 90 या अदर देन 0, 90 और 180, when theta is other than 0, 90 or 180, particle will retrace particle will retrace a helical path particle will retrace a helical path, helical spring की तरह, will retrace a helical path, helical path। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब जीरो होता, थीटा अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? थीटा अगर जीरो है तो इस केस में फोर्स ही जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे फेंकोगे वैसे ही वो चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। कब? जब ये है, ठीक है ना। थीटा जीरो क्या मतलब है? जिधर फील्ड है ना उधर की तरफ हमने क्या कर दिया, पार्टिकल को फेंक दिया, तो पार्टिकल चुपचाप ऐसे निकल जाएगा फील्ड से बाहर। और अगर थीटा 180 डिग्री है, 180 डिग्री है तो क्या होगा? अगेन एफ बी जो होगा वो जीरो होगा। साइन जीरो और साइन 180 कितना होता है? साइन जीरो भी जीरो और साइन 180 भी जीरो होता है, तो अगेन फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो होगा। तो फिर इसके कहने का मतलब है अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो तुमने वेलोसिटी किधर फेंका? पार्टिकल को ऐसे फेंका है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 180। इस केस में भी जो पार्टिकल होगा वो कैसा पाथ फॉलो करेगा? स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। और जब 90 डिग्री होगा तो उसके लिए तो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, 90 डिग्री होगा तो कैसा पाथ होगा? सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। अब समझते हैं इन तीनों को छोड़ करके अगर कोई और एंगल होगा तो क्या होगा, मतलब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में इन तीनों एंगल को छोड़ करके अगर कुछ हो रहा है तो क्या होगा?
एक्स के तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है हम उसको एक्स की तरफ रख रहे हैं। और इसके कोरोस्पॉन्डिंग इस एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में एक पार्टिकल फेंक रहा है जो इस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है वो किधर है, ऐसे एक्स वाई एक्स जेड प्लेन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, दो कंपोनेंट इस वेलोसिटी के कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो भी वेलोसिटी है इसके कितना कंपोनेंट हो सकता है, दो कंपोनेंट। कौन कौन सा, एक कंपोनेंट जो इसके पैरेलल होगा जिसको तुम लिख सकते हो v cos थीटा, और एक कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर होगा मतलब v sin थीटा। आप समझना यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो जैसे ये वेलोसिटी जो है ना, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करा तो v cos थीटा मिला, v sin थीटा मिला। तो v cos थीटा और v sin थीटा मिलने का मतलब है ना कि एक जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, एक जो कंपोनेंट है क्या है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इसमें होता क्या है ना कि स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर पाथ मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इस कंपोनेंट के चलते क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। मतलब अगर ये कंपोनेंट नहीं होता, बस ये होता, अगर पार्टिकल को ऐसे फेंकते तो सीधा निकल जाता। अभी क्या हो रहा है कि मान लो ये कंपोनेंट नहीं है, अगर ऐसे फेंकते तो सर्कल करता। ठीक है, लेकिन जो गिवन कंडीशन है उसमें थीटा है, इस थीटा के चलते दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर और एक परपेंडिकुलर। तो ये जो कंपोनेंट है ये पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन मोशन करवाएगा, और ये जो कंपोनेंट है ये पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवाएगा। तो होता क्या है ना कि जैसे ये सर्कुलर मोशन कर रहा था, करता ऐसे, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि इस कंपोनेंट के होने के चलते जब पार्टिकल यहाँ वापस मुड़ के आता है ना तो उसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, फिर ऐसे घूमता है, फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। आ रही बात समझ में, यानी ये जो सर्कुलर पाथ है वो इसका है, और जो इधर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ये इसको पिच बोलते हैं। ये पिच जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है किसके चलते आ रहा है, स्ट्रेट लाइन का जो कंपोनेंट है उसके चलते आ रहा है। यानी जो भी पार्टिकल है अगर थीटा पे फेंकोगे तो ऐसा स्प्रिंग हेलिकल पाथ पे चलेगा। आ रही बात समझ में। तो इस हेलिकल पाथ के लिए हमें दो चीज पता करना होता है, पिच पता करना होता है और इसका रेडियस पता करना होता है। आ रही बात समझ में। देखो तो ये जो पिच आता है ना, पिच किसके चलते आता है, वी कॉस के चलते, और ये जो रेडियस आएगा वो किसके चलते आएगा, साइन के चलते। तो ये हमने कैलकुलेट करा है, यहाँ पे जो रेडियस होगा वो होगा एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। क्या होगा, एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। क्यों, क्योंकि अगर इसी को जब 90 डिग्री करोगे ना, इसको जब 90 डिग्री कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस क्यू बी, एम बी बाई क्यू बी हो जाएगा। और एम बी बाई क्यू बी का मतलब है पिछला वाला केस, ठीक है, जब एंगल 90 डिग्री होता था तो। और पिच कैसे निकालेंगे, पिच जो निकलता है वो आता है v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। पिच कैसे आएगा, पिच आ किसके चलते रहा, इस कंपोनेंट के चलते। तो अगर इस कंपोनेंट के चलते आ रहा है तो ये जो पिच होता है ना ये होता है डिस्प्लेसमेंट इन वन टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी इतना है, टाइम इतना है, मल्टीप्लाई करोगे तो पिच आ जाएगा। और टाइम पीरियड हमने पहले निकाल के रखा है, टाइम पीरियड पिछले वाले केस में आया था, और वो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट था। वेलोसिटी कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो, टाइम पीरियड को फर्क नहीं पड़ता है। तो टाइम पीरियड लिख सकते हो। सो एंड ऐसे ले दो, एंड टी इज इक्वल टू, टी कितना था बताओ, 2 पाई m/क्यू बी। तो इसको यहाँ रिप्लेस करोगे, सो पी इज इक्वल टू वी कॉस थीटा इंटू 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। यहाँ से आएगा P इज इक्वल टू 2 पाई m v cos थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो जब हेलिकल होगा तो मे बी रेडियस ऑफ हेलिक्स पूछ सकता है या फिर पिच ऑफ हेलिक्स पूछ सकता है। फॉर्मूला याद रखना, साइन कंपोनेंट के चलते रेडियस निकलेगा, कॉस कंपोनेंट के चलते पिच निकलेगा।
ये पार्टिकल से रिलेटेड बात हो गई। पार्टिकल के चलते मैग्नेटिक फील्ड आता है, और अगर उस पार्टिकल को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। सिमिलर केस हो रहा होगा करंट कैरिंग वायर के साथ भी। मतलब अगर एक करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, तो क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर चार्ज मोशन कर रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के चलते इस पे फोर्स आएगा। वो भी हमें कैलकुलेट करना होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा, देखना, फोर्स ऑन फोर्स ऑन फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, force on a current carrying conductor, force on a current carrying conductor, current carrying conductor kept in external magnetic field, kept in external magnetic field. इसको पुराने वाले फॉर्मूला से मॉडिफाई करेंगे। पुराना वाला फॉर्मूला मतलब वेलोसिटी जो चार्ज पार्टिकल के लिए था उसके लिए। एफ बी जो हमने पहले देखा था वो क्या था, क्यू इंटू वी इंटू बी, यही था। अब ये जो वेलोसिटी है इसको लिख सकते हो dl बाई डी टी इंटू बी वेक्टर, ठीक है। और ये जो डी टी है इसको किसके साथ ला लो, क्यू के साथ, तो डी क्यू बाई डी टी डीएल वेक्टर इंटू बी वेक्टर लिखना नहीं है। और इसको क्या बोलते हैं, करेंट बोलते हैं। यानी जो भी एफ बी होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, आई इंटू डीएल क्रॉस बी। और चूंकि हमने छोटा सा एलिमेंट लिया इसको डीएफ लिख सकते हो, ठीक है ना। जो लेंथ है वो क्या है, बहुत ही छोटा है, इसलिए जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, बहुत ही छोटी होगी, इसलिए इसको क्या लिख सकते हो, डी एफ बी लिख सकते हो। तो अगर एक वायर रखा हुआ है जिसका लेंथ इनफाइनाइट सेमियल है बट बहुत ही छोटा है, तो लिखना फोर्स एक्टिंग ऑन फोर्स एक्टिंग ऑन फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर of length dl carrying current I kept in a magnetic field B is given as आप लिख लो df b is equal to I into dl vector into b vector। तो किसी भी छोटे वायर के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन वायर जनरली में छोटा नहीं होता, हमेशा क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ लेंथ दे करके तुमको रखेगा, ठीक है। जैसे स्ट्रेट वायर हो गया, उसका लेंथ दे करके रखेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख सकते हैं या फिर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख सकता है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारा काम क्या होगा, एक छोटे से एलिमेंट पे निकालेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। छोटे से एलिमेंट पे पता होता है तो उस छोटे से एलिमेंट पे कैलकुलेट करके नेक्स्ट काम होता है इंटीग्रेट करना। तो लिखना फोर्स on a wire of uniform, yeah, a wire of infinite length, finite length in uniform magnetic field। अभी मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म करके रख रहे हैं, मे बी नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, इसको आगे देखेंगे। अब फाइनाइट लेंथ का दो कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन बनता है स्ट्रेट वायर, अगर वायर स्ट्रेट हो
मतलब एक वायर है जो करंट आई कैरी कर रहा है और इसका लेंथ एल है। ये एक रीजन में रखा गया है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी है। अभी हमें एंगल नहीं पता है, बस बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। एंगल कुछ भी हो सकता है, 0, 180, 90 या 60 डिग्री, 45 डिग्री, वो हमें नहीं पता है। सवाल देगा तो एंगल दे करके रहेगा। तो ये जो वायर है ना, इसमें क्या करेंगे हम, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। इस छोटे से एलिमेंट पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करके फोर्स निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो है एफ आएगा ना, एफ बी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ डी, यही करना होता है। एफ बी कैसे आएगा, अगर इसका इंटीग्रेट कर दोगे, अगर छोटा सा लेंथ लिए हो, इस पे फोर्स पता चल गया, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है, तो सबको ऐड करोगे ये ऐसा बनेगा। अब इधर देखो क्या, कि जो फॉर्मूला तुम लिख रहे हो, जैसे इसमें आई इंटू डी एल क्रॉस बी है, आई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आई जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आएगा। और इसमें जो है ये बी भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने लिखा हुआ था जो भी टॉपिक था वो क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ये क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो उसको डायरेक्टली बाहर नहीं लिख सकते, उसको ऐसे लिखेंगे डीएल वेक्टर इनटू बी वेक्टर, क्योंकि इस इंटीग्रेशन को हमें डीएल के साथ लेना है, क्योंकि बी क्या है, कांस्टेंट है, तो बी इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रहेगा, बस क्या रहेगा, डीएल रहेगा। और डीएल का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, लेंथ के बराबर, जो भी तुम्हारा लेंथ है उसके बराबर। सो एफ बी जो होगा उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है आई इंटू एल क्रॉस बी। और हमेशा जो एल का डायरेक्शन होता है वो किधर लेते हैं, एल वेक्टर इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। जो भी लेंथ का डायरेक्शन होगा, इस केस में जो मैंने ड्रॉ करा है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन किधर होगा, लेंथ वेक्टर का ऊपर होगा। और अगर इसका स्केलर फॉर्म लिखोगे तो कितना होगा, बोलो, स्केलर फॉर्म होगा वी बी इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड बी वेक्टर। सिमिलर है पिछले वाले केस की तरह। फोर्स का डायरेक्शन बताओ किधर होगा, ऊपर की तरफ। हाँ, राइट और लेफ्ट होना चाहिए। पहले एल का डायरेक्शन बताओ, एल का डायरेक्शन किधर होगा, एल का डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि करंट ऊपर शो किया हुआ, तो एल का डायरेक्शन जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ है, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, अंदर की तरफ। तो देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जो भी था हमारा वेक्टर फॉर्म में वो क्या था, एफ बी इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है ना। यानी करंट के डायरेक्शन में हाथ को रखेंगे, ठीक है, और कर्ल किधर करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, इसलिए करंट के डायरेक्शन में हाथ रखेंगे, कर्ल करेंगे किधर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। थंब का जो डायरेक्शन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स। यानी ये जो भी वायर है, इस पे इस गिवन मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा,
लेफ्ट की तरफ। ठीक है, इसमें प्लस माइनस साइन नहीं देखना होता है, करंट के केस में प्लस माइनस साइन नहीं देखना होता है, बस करंट का डायरेक्शन देखना होता है। तुमसे ज्यादातर यही से सवाल पूछता है, मैक्सिमम वाले केस से पूछेगा, डायरेक्शन पूछेगा, और अगर एंगल दिया होगा तो बस स्केलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड पूछेगा तुमसे। तो ये केस 1 था। नेक्स्ट है जो दूसरा टाइप है। दूसरा टाइप कहने का मतलब जो स्ट्रेट था उसका दूसरा टाइप है इरेगुलर शेप। वायर है एक, लेकिन इरेगुलर शेप का है, मतलब स्ट्रेट नहीं है। जब स्ट्रेट नहीं होगा तो फिर कैसे करोगे? इरेगुलर शेप कहने का मतलब है ऐसा कुछ वायर दिया होगा, इसमें से करंट ऐसे चल रहा है, और इसको हमने कहा रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। अगेन अभी भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म ही है, मतलब कहीं किसी भी लोकेशन पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा और जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो देखो इस केस को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ जो इरेगुलर शेप है इसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन करते हैं कि इसको मार करके सीधा कर देते हैं। जो भी टेढ़ा मेढ़ा वायर दिख रहा था उसको क्या करते हैं, सीधा कर देते हैं, और सीधा करने के बाद जो लेंथ आता है ना उस लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। आधी बात समझ में? क्या करते हैं कि जो भी ये टेढ़ा मेढ़ा वायर दिख रहा था इसको ऐसे क्या कर देते हैं, फ्लैट कर देते हैं। फ्लैट इसी दोनों पॉइंट के बीच में एक तरीके से प्रोजेक्शन ले रहा है। जब इस पे टॉर्च जलाओगे ना तो ये क्या दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो तुम्हें इस एक्चुअल वायर के चलते मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कैलकुलेट नहीं करना होता है। किसके लिए करना होता है, जो वायर जो लेंथ इस ए बी के बीच में होगा वो कैलकुलेट करना होता है। तो जैसे ही इसको हैमर मार के सीधा करोगे ये किस में चेंज हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चेंज हो जाएगा। और स्ट्रेट लाइन में अगर चेंज हो गया तो एफ बी कैसे निकलेगा, बोलो? आई इंटू ए बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या है तुम्हारा, ए बी लेंथ वेक्टर। कंफ्यूजन ना हो तो स्मॉल कर सकते हो, ए बी। देखो अब ए बी वेक्टर क्यों कर रहे हैं इसका लॉजिक भी थोड़ा समझ लो। जैसे एक अगर यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं, देखो जैसे ये जो है ना एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे, तो इसका डायरेक्शन किधर होता, इधर की तरफ, dl1 वेक्टर। ऐसा बहुत सारा वेक्टर इधर होगा, एक वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। एक वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ। तो ये सबको जब ऐड करोगे dl1 dl2 dl3 dl4 अप टू dln तो क्या मिलेगा तुमको, ये मिलेगा। क्योंकि जैसे एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर। जब इन सबको ऐड करोगे तो पॉलीगॉन लॉ क्या बोलता है कि इन सबका एडिशन जो होगा वो इसके टेल और इसके हेड के बराबर होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे स्मॉलर 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 वाले जो वेक्टर है ना सबको ऐड करोगे तो किसके बराबर होगा, बी और ए के बीच में जो वेक्टर है उसके बराबर होगा। बस काम खत्म। वही लॉजिक लगा करके इसको स्टेट करना होता है और यहाँ पे लिख देना होता है। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट हो या इरेगुलर हो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस वायर को सीधा कर देना। वायर को सीधा करने का क्या तरीका है, ये वेक्टर तुमको दिया रहेगा, या वेक्टर देगा या फिर एंगल ले देगा। चलो एक सवाल करो।
डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना। आज कोई फेस्टिवल है क्या? सब गायब है। ऑनलाइन वाले मजे कर रहे हैं। तुम लोगों को भी छुट्टी मारना चाहिए था। होगा। सोचो 1 मिनट कैसे कर सकते हो। 4 होगा। फोर्स ऊपर की तरफ। हाँ, फोर्स तो ऊपर की तरफ होगा। मैग्नीट्यूड बताओ। मेन जो है वो मैग्नीट्यूड है। पहले ये बताओ, इरेगुलर शेप है या रेगुलर शेप है? इरेगुलर है। देखो, इसका कुछ पोर्शन रेगुलर है और कुछ पोर्शन इरेगुलर है। तो जो पोर्शन रेगुलर है उसको छोड़ दो, मतलब जो स्ट्रेट वायर है उसको छोड़ दो। ऐसे ही ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ रेगुलर है, इसको छोड़ दोगे ऐसे। ये जो दोनों वायर है ना, ये ऐसे टेढ़े हो गए हैं, तो टेढ़े हो गए तो इसका क्या करोगे? सीधा कर सकते हो। सीधा करोगे तो ये लेंथ एल और ये लेंथ एल, इसका कॉस कंपोनेंट आएगा इधर, ठीक है, और इसका कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट आएगा इधर। तो इसका एल कॉस थीटा और इसका एल कॉस थीटा कितना हो जाएगा? L/2 और L/2, टोटल लेंथ कितना हो गया? एल के बराबर हो जाएगा। सारी बात समझ में? तो ये लेंथ एल, ये लेंथ एल और ये लेंथ भी एल। तो एक्चुअल में ये जो पूरा वायर है ना, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो? एक ऐसा वायर जिसका लेंथ कितना होगा? 3L होगा। ठीक है, करंट कितना कैरी कर रहा है? आई कैरी कर रहा है। हाँ, तो जब फॉर्मूला निकालोगे एफ बी, तो डेट विल बी 3IL/B। साइन थीटा कितना होगा? 1 हो गया, क्योंकि जो भी बी दिया हुआ है वो इस बोर्ड के प्लेन के अंदर दिया हुआ है। और इस पे अगर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे फिंगर अंदर की तरफ, थंब ऊपर आ जाएगा। एक और कर लो। पिछला वाला अगर समझ में आया होगा तो ये आराम से होगा। सर यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा? करंट मान लिया जा रहा है, करंट ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है। नहीं, आर और एल दोनों अलग अलग है, रेडियस और जो लेंथ है वो अलग अलग फॉर्म में है। किधर? हाँ, ये इसका लेंथ ये एल है और इधर भी लेंथ एल है। बी यार, वही बी ले लो ना, क्रॉस।
मैग्नेटिक फील्ड बी है इनवर्ड की तरफ। टोटल लेंथ कितना आएगा? वो कितना? 12+6 सर। हाँ बस खत्म हो गया। जैसे इसको सीधा करोगे तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, एक स्ट्रेट वायर जिसका लेंथ कितना होगा 2r के बराबर, इसको रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा 4r के बराबर। इसको जब रिप्लेस करोगे तो 2r कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा। तो ये जो भी वायर है ना इसका टोटल लेंथ कितना हो गया 6r+2l, ये लेंथ हो गया इसका। तो लेंथ अगर ये स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट हो गया तो इसमें करना क्या होता है, बस i से मल्टीप्लाई कर दो और b से मल्टीप्लाई कर दो, यही फोर्स दे देगा। ठीक है। तो कैसा भी टेढ़ा में अगर फिगर देगा उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, करना क्या है उसको सीधा कर देना है। ठीक है, सीधा करके कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ये भी एक सवाल ही है। इस टाइप का एक करवाया हुआ है सवाल, ये वाला करना है। ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ, करंट इसमें आई दौड़ रहा, वो पता करना फाइंड एफ बी ऑन द गिवन वायर। वायर ये है, जो ब्लैक वाला है वो फ्रेम है, ब्लू वाला वायर है। मैग्नेटिक फील्ड है किधर की तरफ, जेड के अलोंग। जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर है, जेड के अलोंग है, यहाँ लिखा हुआ है के कैप। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कैलकुलेट करना। कितना 2r इंटू बी, डायरेक्शन किधर जे या माइनस जे, चेक कर लो चेक कर लो। आधे लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, माइनस जे आ रहा है। चलो देखो, तो देखो इसमें क्या है ना, ये वायर यहाँ पे लेटा हुआ है इस प्लेन में, और ये ऊपर वाले प्लेन में एक्स वाई प्लेन में है, फिर ये एक वायर जेड एक्स प्लेन में है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस दो वायर के चलते ना बी वेक्टर में और एल वेक्टर में एंगल कितने का हो जाएगा। अरे इधर ये करंट वेक्टर है, इस इधर करंट चल रहा है तो इधर के अलोंग लेंथ वेक्टर है। ठीक है, लेंथ वेक्टर इधर ही है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में बी वेक्टर है, यानी जो एंगल होगा वो इस वायर के लिए कितना होगा 180 डिग्री। दूसरे वायर के लिए देखते हैं, दूसरा जो वायर है, ये जो वायर इधर की तरफ है उसके लिए थीटा कितना होगा 0 होगा, क्योंकि बी वेक्टर इधर है, करंट इधर की तरफ चल रहा है, तो एल वेक्टर के साथ एंगल कितना हो गया
जीरो। यानी जो गिवन मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसके चलते इस वायर पे और इस वायर पे क्या होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये जो दोनों वायर है उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि एक केस में एंगल 180 डिग्री है और दूसरे केस में एंगल कितना है, जीरो है। ठीक है। अब बचा कौन सा, ये सर्कुलर वायर। अब सर्कुलर वायर है ना, इसका हमारा काम क्या होता है, इसको स्ट्रेट करना होता है। तो जब स्ट्रेट करोगे तो इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, एक ऐसे वायर से जिसका लेंथ कितना हो, 2r के बराबर हो। इसमें करंट इधर चल रहा है, इसका लेंथ कितना है, 2r के बराबर हो। आ रही बात समझ में। अब देखो इसके लिए जब लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन लिखोगे ना, इस वायर के लिए जो लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ आएगा, आई कैप की तरफ आएगा, क्योंकि ये कौन सा डायरेक्शन है, एक्स है। तो एक्स के लिए लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, आई की तरफ। तो जब एफ बी का फॉर्मूला लिखोगे तो एफ बी विल बी हाउ मच, आई इंटू 2r आई कैप इंटू बी के कैप। तो यहां से आएगा 2ir b, आई इंटू के कितना होता है, माइनस है। यानी जो भी इस पे फोर्स लग रहा होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। आ रहा है समझ में। तो इस टाइप का कितना भी मुश्किल फिगर दिया हो, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर स्ट्रेट वायर दिया हुआ तो एंगल ढूंढेंगे कि एंगल कितने का होगा, और अगर इरेगुलर वायर दिया हो तो उसको सीधा करके फिर एंगल कैलकुलेट कर लेंगे और वहां से मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा इजीली। ठीक है। चलो फिर आज के क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।